साथ आज होगी। कहते हैं पेंसिलिन के इंजेक्शन में 2 क्वालिटी होती है, ये थोड़ा सा टच कर देख के लगाया जाता है, पहले थोड़ा करके फिर छोटा जाता है थोड़ी सी दवाई कि देख लेते सहन हो गया तो पूरा लगा दो, नहीं सहन हुआ तो रिएक्शन भी करता है। मेरी स्टोरी दोस्त रिएक्शन भी करती है और मोटिवेट भी करती है, दोनों चीज है। इस बिजनेस को करते करते मेरी एक बिटिया थी जिसका नाम था गुलफ्सा। उस समय अलिफ लैला नाम का एक सीरियल आया करता जब वो पैदा हुई, उसमें गुलफ्सा शहजादी थी। मेरे 5 बिटिया हैं, बिटिया 5 थी, आदमी आज 4 है। और मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं कि मेरे पास बेटा नहीं है। मुझे गर्व है इस बात है कि मेरे पास बेटा नहीं, और मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान मानता हूं, क्योंकि बेटे वाले के माँ बाप को मैंने बहुत नजदीक से दुखी होते हुए देखा है। बेटा पास रह के भी माँ बाप का हाल नहीं पूछता, और बेटी दूर रह के भी माँ बाप के बारे में चिंतित रहती है कि मेरे माँ बाप कैसे हैं। और किसी बड़े बुजुर्ग से मैंने सुना था कि बेटा उसको पैदा होता है जिसको कर्जा देना होता है जिस माँ बाप को, और बेटी भाग्यवान इंसान को पैदा होती है जिसको कन्यादान करने का मौका मिलता है। और कहावत है ना, कन्यादान तो राह चलते हुए भी कर दो, अगर दावत नहीं भी आ रही हो तो भी किसी लड़की की शादी हो तो कन्यादान डाल के निकल जाना चाहिए इंसान को, कहावत है। यस और नो? क्यों? अगर बेटा है, जिस दिन बाप एक्सपायर होगा बाप का हर जगह से नाम कटवाएगा, जमीन में से उतरवाओ, बैंक में से उतरवाओ, हर जगह से करवाओ। होता है नहीं होता? माँ बाप अगर बेटे को रांची से देगा तो रांची से लेगा, नहीं रांची से दोगे तो कोर्ट से लड़के लेगा, सर फोड़ के लेगा। और बेटी हाथ का दिया हुआ लेके जाएगी, दे दो तो ठीक, ना दो तो ठीक। यस और नो? होता है सही? बेटा सर फोड़ के भी लेगा, बेटी हाथ का दिया लेके जाती है। मैं खुश नसीब हूं कि मेरे को कोई लड़का नहीं है। उस समय वो सीरियल आ रहा था, जब वो बिटिया पैदा हुई तो मैंने उसका नाम गुलफ्सा शहजादी रखा, गुलफ्सा। उसको लीवर सिरोसिस हुआ, उसी समय मेरा बिजनेस में संघर्ष था, और उसी समय मेरी बिटिया बीमार हुई। मैं उसको लेके एक आम फैमिली, कहां पे लेके जाती अपने बच्चों? सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में मैं लेके गया, इलाज चला, लेट पता लगा कि इसको लीवर सिरोसिस है। उसी समय मेरे बिजनेस की भी पीड़ा थी मुझे, उसी समय मेरी बिटिया की भी पीड़ा हुई। पहले छोटे हॉस्पिटल में लेके गया तो छोटे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ, उन्होंने कहा इसको आरएमएल में लेके जाना पड़ेगा, राम मनोहर लोहिया दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसमें मैं लेके गया। हर हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल की आपको पता होती है कि एक बेड के ऊपर 4-4 बच्चे लेटे होते हैं, 5-5, 6-6 बच्चे एक ही बेड में होते हैं। सुनो, जो बच्ची इतनी सीरियस बीमार थी उसको एक सिंगल बेड की जरूरत थी, या जिस बेड के ऊपर पहले से 4 बच्चे उस बेड की जरूरत थी, सिंगल। तो दोस्त, मेरी जिंदगी का पहला तमाचा था ये कि तू कैसा बाप है जो अपनी औलाद के लिए एक बेड का भी इंतजाम नहीं कर सकता। लोगों को एक तमाचा हम रोज खाते हैं, कौन सा? बेशर्माई का तमाचा वो हमारे LKK, लोग क्या कहेंगे, ये बेशर्माई का तमाचा है। लोग क्या कहेंगे कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। उस दिन लोग नहीं कहते जब आपका बच्चा बीमार है, 5 बच्चे पहले से उस बेड के ऊपर है, उस मजबूरी में आप उस बच्चे को अपने वहां पे लिटाते हो, तो उस दिन आपको ये शर्म आती कि अब लोग क्या कहेंगे। शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आती है क्या? नहीं आती। लोग क्या कहेंगे। दोस्त, एडमिट करवाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं ऑटो चलाता था, इतना पैसा नहीं था मेरे पास, बिजनेस की ग्रोथ इतनी नहीं थी मेरे पास, 40,000 में बिजनेस था। मेरी मैडम अनपढ़ अंगूठा टेक है, आने वाली थी मेरे साथ, पर किसी कारण से नहीं आ पाई। अंगूठा टेक है बिल्कुल, वो अपना नाम भी लिखना नहीं जानती। मैं वो इकट्ठे हॉस्पिटल में उसके पास रहते थे। अब मीटिंग सेमिनार में मैं रहता था, लीडरों को सुनता था कि एक दिन ऐसा आ जाएगा, जो भी आप चाहोगे सब कुछ आपको हो जाएगा, मुझे विश्वास होता था। मैंने अपनी मैडम को पूछा कि मैडम देख, आज तेरे मेरे सामने 2 ऑप्शन है, ये बच्ची बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर है, तू भी बैठ यहीं पे और मैं भी बैठूं, दोनों बच्ची की देखभाल करते हैं।
डॉक्टरों ने इलाज करना है, आराम आना है आना परमात्मा के हाथ में है, ना ये तेरे हाथ में ना ये मेरे हाथ में है। एक तरीका तो ये है कि हम दोनों इंतजार करें, और एक तरीका ये है कि तू इस बिटिया के साथ रह, इलाज फिर भी डॉक्टर ने करना है और आराम फिर भी परमात्मा ने देना है। मैं साथ में रहूंगा तो भी आराम नहीं दे सकता और तू साथ में रहेगी तो भी आराम नहीं दे सकता। हाँ, पर मैं तेरे से एक वादा करता हूं, ये मेरा पक्का कमिटमेंट है, अगर तू मुझे यहाँ से फ्री करे और मैं आरसीएम करूं तो मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं आने वाले समय में तेरे बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल का दर्शन नहीं करने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। दोस्त, मेरी मैडम ने कहा कि आपको ऐसा लगता है ऐसा हो जाएगा? मैंने कहा हाँ यस, मुझे विश्वास है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ठान रखा था, मैंने मान नहीं रखा था कि ऐसा नहीं होगा। ठानने में और मानने में फर्क है। मैंने ठान रखा था कि ऐसा हो सकता है, लोग मान लेते कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं गया, मेरी मैडम ने मेरे से एक बात कही कि ठीक है आप करो अगर आपको ऐसा विश्वास है तो, नहीं तो भाई साहब औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती पर अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसके बच्चे के बारे में कोई आदमी एक बार गलत बोल जाए अगले की जान दे सकती है। वो कहते हैं ना, अगर कोई जानवर बच्चे पैदा करके पाया हुआ हो तो उसके पास से कभी नहीं जाना चाहिए, उसके बच्चों को मत छेड़ो क्योंकि वो उसको जान से मार देगी। सुनो, कहते हैं जब जानवर इंसान पे अटैक कर सकता है, जो खुद इंसान है और उसके बच्चे के साथ ऐसी बात हो तो वो छोड़ सकती है क्या किसी को? और दोस्त अनपढ़ होते हुए उसने मेरी सहयोग करा, उसने कहा कि आप करो पर एक काम करते रहना कि हमारी रोटी पहुंचा देना, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट की रोटी मिलती है, उसके साथ के रहने वाले की रोटी नहीं मिलती कभी भी। दोस्त, उसका मैं यहां पे भी गुनाहगार बना, कई बार मैं उसकी रोटी नहीं पहुंचा पाया। मुझे नहीं पता उसने कैसे रोटी खाती थी, कैसे करती थी, क्या नहीं करती थी। एक आध बार मुझे भी ठहरना पड़ता था तो रोटी जैसे दूसरा पेशेंट नहीं खाता उसकी मिल जाती थी तो पूरी इतना डरता था, अगर दोनों रोटियों को आपस में मिला दो तो इतना रोटी में वजन नहीं होता था जितना नीचे आटा डल जाता था। वो खा के गुजारा करा और उसका असर हुआ कि 13वें महीने में मैं रॉयल्टी चीवर बना। उसका प्रश्न है क्योंकि मेरी जिंदगी में एक मकसद मिला मुझे, मैंने कहा ना मेरा क्यों क्लियर हुआ, मुझे क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों इसलिए करना है कि अपने आने वाली पीढ़ियों को पैसे के अभाव में मरतबा नहीं दे सकता। मौत मेरे हाथ में नहीं है, पर उस मौत को रोकने की जितनी सुविधाएं हो सकती है वो मेरे हाथ में है, मैं दे सकता हूं अपने बच्चों को। एक कारण होना जरूरी है, ऐसा होगा दोस्त। पर परमात्मा को कुछ और मंजूर था। रॉयल्टी चीवर बनने के बाद 3 महीने के बाद मेरा लगातार 8% लगातार मेंटेन हुई। टेक्निकल आया, टेक्निकल में जाकर बहुत अच्छी इनकम बढ़ी। बिटिया फिर बीमार हुई क्योंकि उसका लीवर सिरोसिस था और उसके अंदर विटामिन K12 की कमी थी। विटामिन K12 का मतलब होता है, सर है सुभाषित को तो पता है उसके बारे में। K12 की जिसके शरीर के अंदर कमी होती है उसका खून नहीं रुक सकता, उसको अगर कट लग जाए तो उसका सारा ब्लड निकल जाएगा। और अपने न्यूट्रीचार्ज मैन और वूमेन में वो K12 डला हुआ है दोस्त, उसको लेना शुरू कर दो, अगर नहीं लेते तो डला हुआ है। K12 की कमी थी, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब टेक्निकल पे आके अच्छी खासी इनकम थी, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका लीवर चेंज कर दो, लीवर ट्रांसप्लांट कर दो मेरा बच्चे का। उन्होंने उस समय इतनी टेक्निक नहीं थी, उन्होंने कहा खान साहब अगर हमने पहली बात अगर लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए इसको कांटा लगा दिया तो ये टेबल पे ही एक्सपायर कर जाएगी क्योंकि खून नहीं रुकेगा, इसका खून के धक्के नहीं बनते इसके। K12 के इन्होंने इंजेक्शन भी दिया, टैबलेट भी दी, पर K12 उसका पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा अगर हो गया तो पूरी जिंदगी इसको 20 से 30 हजार महीने की दवाई खिलानी पड़ेगी। दवाई खिलाने के लिए मैं तैयार हूं क्योंकि आज मैं सक्षम हूं आरसीएम की वजह से। उन्होंने कहा इसका ब्लड नहीं रुकेगा, ये एट द स्पॉट मर जाएगी। दोस्त, इस बिजनेस की पावर देखो। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर मैंने फोन किया, उसमें एक डॉक्टर था जो आई सर्जन था, उससे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा खान साहब मैं आपको इसलिए सलाह दे रहा हूं क्योंकि आप अपलाइन में आते हो हमारे इस हॉस्पिटल में। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं वो पहले से कहीं ना कहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल में बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, वो उस पे आते हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे सारे एम्स के डॉक्टर आते हैं, अगर एम्स में एडमिशन हो जाए किसी तरीके से आपकी बच्ची का तो सबसे बढ़िया है। तो उसी समय मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर एम्स में रहता था, मैंने उसके पास फोन किया कि ब्रिजेश ऐसे ऐसे बात है,
उसने कहा खान साहब आप छुट्टी करवा लो। जिस हॉस्पिटल से मेरी बच्ची की जिस दिन छुट्टी हो रही थी दोस्त, एक तरफ तो मेरी बच्ची की छुट्टी हो रही थी उसी दिन, और उसी दिन मेरा नरेला के अंदर सेमिनार था। अब बताइए, मुझे अपनी बच्ची को छुट्टी करवा के स्कूल में हॉस्पिटल में एडमिट करवाने जाना चाहिए था दूसरे में, या मुझे अपना सेमिनार लेना चाहिए था? मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते, ईमानदारी से बताओ, क्या करते आप? हॉस्पिटल जाते ना। पर मैं हॉस्पिटल नहीं गया। फिर मैंने अपनी मैडम से कहा कि मैडम देख, आज अगर मैं तेरे साथ हॉस्पिटल में जाता हूं फिर वही बात है, जिंदगी और मौत फिर भगवान के हाथ में है, इलाज फिर डॉक्टर ने करना है। पर उस समय पैसे की दिक्कत थी, आज पैसे की दिक्कत नहीं है। अगर आज तू चाहे तो 50,000 रुपए डेली की दवाई में से दिलवा सकता हूं। बता तेरे को क्या करना है। फिर उसने एक बात कही कि ठीक है, आप एक काम करो, मैं भाई के साथ लेके इसको बेटी को हॉस्पिटल में लेके चलती हूँ, वहां पे आपने बोल ही दिया है, और आप सेमिनार करके आ जाना। दोस्त मैं सेमिनार करके पहुंचा। पूरे हॉस्पिटल के अंदर कोई एम्स में एडमिशन जल्दी नहीं मिलता, मनीषों की सिफारिश में भी नहीं मिलता, पर वो डिस्ट्रीब्यूटर था मेरा वहां पे। उसने एक ही बात थी कि अगर एक भी बच्चा जाएगा तो सबसे पहले खान साहब आपका बच्चा एडमिट होगा। शाम तक, जब तक हम वहां तक गए, जब तक बेड का इंतजाम हो चुका था। इट इज आरसीएम बिजनेस, ये पावर है आरसीएम बिजनेस। और हॉस्पिटल में ब्लड जब चढ़ता, जब पहले ब्लड दो, ब्लड जब चढ़ता जब पहले ब्लड दो। उसको इतनी बोतल चढ़ी होगी, इतनी बोतल चढ़ी होगी, मैं गिनती नहीं कर सकता। और उसी दौरान आदरणीय सतीश जी पंडित ने, आपको पता पहले 2 महीने शेड्यूल बनता था। मेरी अहमदाबाद और भावनगर, गुजरात में 2-3 सेमिनार ले रखे थे। मैं, बच्ची मेरी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं अहमदाबाद के अंदर सेमिनार ले रहा था। जैसे अब यहां पे ले रहा हूं, फोन साइलेंट है, मेरा भी साइलेंट था। मैडम के फोन आए, फोन उठाए नहीं क्योंकि साइलेंट थे। मीटिंग खत्म करने के बावजूद जैसे ही मैं अपने रूम में पहुंचा, मैंने फोन उठाया, फोन पे देखा कि मैडम का फोन है, बिटिया एम्स में थी। मैंने फोन मिलाया तो मैडम ने कहा कि किसी भी तरीके से आप छोड़ के आ जाओ, बच्ची की हालत ठीक नहीं है। पर मेरा अगले दिन सेमिनार था अहमदाबाद से 100 किलोमीटर हो रहा के, मुझे कहां पे होना चाहिए था? कहां पे होना चाहिए था? वापसी होना चाहिए था, पर मैं वापसी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज आपको यहां पे कह के बुलाया हुआ कि खान साहब आ रहे हैं। पता नहीं आप कहां से क्या उम्मीद लेके आए होंगे कि खान साहब की मीटिंग सेमिनार में लेके जाएंगे तो आदमी शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा कर देगा। उनको नहीं पता, आपको क्या पता मेरे साथ क्या बीतती होगी रास्ते में। उनको क्या पता कि खान साहब की लाइफ में क्या चल रहा है। फिर मैंने मैडम से बात करी कि मैडम देख, मैं आऊंगा तो भी वही बात होनी है, पर मेरा एक सेमिनार, उस सेमिनार को करके आऊंगा। गुरुद्वारे वो सेमिनार था मेरा भावनगर में। सेमिनार लेते लेते मेरे मुंह से हेरफार निकले कि इसी तरीके से मेरी बच्ची बीमार है और कुछ भी हो सकता उसके साथ। दोस्तों, सेमिनार खत्म करने के बावजूद जैसे मैं अपने रूम में गया, टीम में से फोन आए। कुछ सरदार भाई तो उन्होंने कहा थी कि आज हमने आपकी बच्ची के लिए गुरुद्वारे में पाठ किया है। कुछ हो गए मंदिरों में करवाया, किसी ने कहीं पे करवाया, जो भी कर सकते थे मेरी बच्ची के लिए उन्होंने करा। वापिस आया, वापिस आने के बावजूद बच्ची से मिला, हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि खान साहब कुछ दिन की मेहमान है, इसको 24,000 रुपए के रोज के इंजेक्शन लगेंगे, हम लास्ट तैयारियां वो करके देख लेते हैं अगर आप कहो तो। मैंने कहा डॉक्टर साहब 24 कह रहे, 34,000 भी लगते हो, आप ट्राई करो। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। फिर मेरा सेमिनार था, 5 दिन में अपनी बच्ची के पास रहा। फिर मेरा सेमिनार था बागपत के अंदर, कटीरी रोड पे एक बैंक्वेट हॉल है। इसी प्रकार से सेमिनार चल रहा था, बहुत भीड़ थी। फोन फिर साइलेंट था। मेरा एक दोस्त था परवीन कुमार, उसने मेरे को पर्ची दी। उनके पास फोन आया था कि बेटी को किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। उन्होंने पर्ची दी, पर्ची जोश में होते हम लोग पर्ची यूं की यूं रख ली, देखी नहीं। मीटिंग के बाद देखी, मैंने फोन किया, उसने कहा बेटी हम मीटिंग
मानसिक संतुलन खो चुकी है। अब आप आ जाओ। दोस्त गया मैं, बिटिया पहचानती नहीं थी। रात के टाइम उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया। जैसी सांस लेती थी मुंह में वो लगा रखा था, कुछ सांस नहीं आ रहा था उसको। जैसी सांस लेती थी बाहर खून आता था उसका, क्योंकि लीवर फेल हो चुका था। मैं और मेरी मैडम कॉटन लेकर उसके सामने खड़े थे। जो माँ बाप अपनी बच्ची को दुआने के लिए दुआ करता दोस्त, मैं और मेरी मैडम के मुंह से निकला, हे भगवान अब इसको उठाने बहुत हो चुका है। सुबह 4 बजे वो बच्ची डेथ कर गई। उसको लेके आए। आपके यहाँ 13वीं होती है, हमारे यहाँ 10वां होता है। 10वें वाले दिन फिर मेरा सेमिनार था। गुड़गांव के अंदर सेमिनार डाला हुआ था दोस्त। अगर आपके साथ ऐसा हो तो ईमानदारी से बताओ आप कहाँ हो उस टाइम पे? कहां पे रहोगे आप? अपनी बच्ची के क्रियाक्रम में रहोगे या सेमिनार कर रहे होगे? आप कर सकते हो क्या? उस समय मेरे पास वत्सान का फोन आया, अतिथि का फोन आया, सभी सीनियर का फोन आया, खान साहब आप मत जाओ, आज 10वां है, आप अपनी बच्ची के 10वें में रहो। मैडम समझदार थी, फिर मैडम से बात हुई। आज अगर इस बिजनेस में मैं जितना हूं, मेरा वजूद है, तो दोस्त मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है मेरे लिए, अतुलनीय है वो। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं बिजनेस में नहीं होता, कामयाब नहीं होता बिल्कुल भी। अगर इस बिजनेस में होता तो मैं कामयाब बिल्कुल नहीं होता। घर को ने ऐतराज करा, रिश्तेदारों ने ऐतराज करा, जितने भी आए हुए थे, कि कम से कम आज के दिन भी नहीं। दोस्त उस दिन भी मैं सेमिनार में था। अगर इतना आप ठान सकते हैं तो अपनी जिंदगी में आप कामयाब हो सकते हैं और अपने बच्चों की आने वाली नस्लों को आप उठा सकते हैं। अगर आप इतना नहीं ठान सकते, छोटी छोटी बातों पे आप झगड़ लेते, छोटी छोटी बातों पे आप छोड़ देते बिजनेस को। मेरी अपलाइन ने मेरा सहयोग नहीं करा, मेरी डाउनलाइन ने मेरा सहयोग नहीं करा, मेरे इसने ये कह दिया, मेरा उसने वो कह दिया। जिसके ड्रीम छोटे होते हैं वो छोटी छोटी बातों में बांटता है, और जिसके ड्रीम बड़े होते हैं, क्योंकि मेरा, मैंने बताया था, क्योंकि मेरा क्यों क्लियर था कि मैं क्यों कर रहा हूं। जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपसे आपको काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये सारी चीजें, क्योंकि ईश्वर जब किसी को कुछ बड़ा देना चाहता है दोस्त, वो एक बार नहीं 1000 बार बजा के देखता है। हम बाजार के अंदर अगर मटका भी लेने जाते हैं ना, मटका भी, उसको भी उठा के, मैंने आज तक कोई भी इंसान ऐसा ग्राहक नहीं देखा कि मटके की कीमत दी और मटका उठा के चल दिया हो। मटके को कीमत देने से पहले उसको उठा के 2-4 बार बजा के देखते कि ठीक ठाक है या नहीं है। जब वो मटका ठीक लगता है, जब उस मटके की कीमत 50-100 रुपए जो भी होती है वो हम देते हैं, उससे पहले उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं रखते हैं क्या? जब एक 50-100 रुपए की मटके की कीमत के लिए उसको बजा के देखते हैं। एक परमपिता परमात्मा आपको इस बिजनेस के द्वारा करोड़पति अरबपति बनाना चाहता है, वो एक बार नहीं 1000 बार बजा के चेक करेगा कि आप उस सफलता के लायक हैं भी या नहीं है। 1000 बार बजा के चेक करेगा। अगर आप बचने के लिए तैयार हैं, आप उस कीमत को देने के लिए तैयार हैं, तो सारी चीज आपके पास आ सकती है।